आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां 2 करोड़ 86 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 करोड़ 86 लाख रुपए का सोना मुजफ्फरपुर से बरामद किया गया है। 2 करोड़ 86 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया और 35 बिस्किट, सोने के 35 बिस्किट बरामद किए गए हैं। 3 तस्कर जो कि कार पर सवार थे, ये वो कार है जिसमें 3 तस्कर इन बिस्किट्स को लेकर जा रहे थे, जिसमें 2 लोग यूपी के रहने वाले हैं। पकड़ा गया एक तस्कर दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, जो जा रहे थे गुवाहाटी, और तीनों कार पर सवार थे जिन्हें पकड़ा गया। गायघाट के मैठी टोल प्लाजा के पास से कार से सोने की बिस्किट बरामद की गई है, जो तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। जातीय जनगणना पर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर राज्य के अंदर जातीय जनगणना कराना होगा तो सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। अगर कुछ करेंगे तो सब बैठेंगे, और अगर यहां करेंगे सबके कंसेंट से, हम अभी कुछ अपनी तरफ से ऐलान करना उचित नहीं समझते। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और अगर राज्य में इसे कराना है तो सबकी सहमति से कराएंगे, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर एक बार फिर अपनी राय रखी। सीएम ने कहा कि ये केंद्र का काम है, लेकिन अगर राज्य में कराना है तो सभी पार्टियों की बैठक बुलाई जाएगी और जो सबकी राय होगी उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लोगों का तो देख लीजिए कि हम लोगों की राय सर्वसम्मति से है, विधानसभा विधान परिषद से पारित है, लेकिन यह निर्णय लेना केंद्र का काम है। केंद्र की तरफ से नहीं होता। राज्य में क्या किया जा सकता है, अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे बहुत ठीक ढंग से करवाएंगे, ताकि जो भी हम लोगों को जानकारी लेनी है वो सही ढंग से जानकारी मिले, प्रत्येक जाति की उपजातियों के साथ, तो ठीक ढंग से हो। देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते थे। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का डेटा जारी करने का फैसला किया। इसके बाद से बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए, जिसकी मांग समय समय पर होती रही है। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हो चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और अपनी मांग प्रधानमंत्री के सामने रखी, जिसे प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छात्र आंदोलन की चिंगारी को सत्ता के खिलाफ संपूर्ण क्रांति की मशाल बनाने वाले लोक नायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है, जहां बैठकर जेपी आंदोलन की रूपरेखा तय करते थे। जहां से आंदोलन की दिशा तय होती थी, वो जगह आज चरखा समिति के नाम से जानी जाती है। चरखा समिति में सीएम नीतीश कुमार गए तो थे जेपी को श्रद्धांजलि देने, लेकिन वहां रखी चीजों और भवन को देखकर सीएम जेपी के साथ गुजारे लम्हों को याद करने से रोक नहीं पाए। ये उस लोकनायक की यादें हैं जिसने आजादी की लड़ाई से लेकर 1977 तक के आंदोलन की मशाल थामी और अपने विचारों, दर्शन और व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की। आज उसी लोकनायक की जयंती है। श्रद्धांजलि देने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कदम कुआं स्थित महिला चरखा समिति पहुंचे। चरखा समिति में मुख्यमंत्री ने जेपी, उनकी पत्नी जयप्रभा और महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहां मुख्यमंत्री ने चरखा समिति में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शयन कक्ष, सभा कक्ष, प्रभावती स्मृति कक्ष सहित पूरे परिसर का मुआयना किया। सीएम ने जेपी से जुड़ी एक एक चीजों को बारीकी से निहारा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा।
इस मौके पर सीएम ने पुरानी यादों को साझा किया और बताया कि उन्होंने जेपी के नेतृत्व से जो सीखा है उसी आधार पर काम कर रहे हैं। हम लोग युवावस्था में, और जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट उसका नामकरण हुआ, तो यही कमरा है ना, इसी में हम लोग 15-16 मेंबर उसके थे, यहीं पर मीटिंग होती थी। कितना बार आए, और बाद में उनका आवास का ये कमरा बगल का था। हमको सौभाग्य है कि हमको बहुत स्नेह करने लगे, मानने लगे, तो कई बार हमको 77 वगैरह में भी आकर के यहाँ पर भी हम उनका दर्शन किए, वैसे सामने भी बैठते थे। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखे, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण वो जननायक थे जिन्होंने देश और दुनिया को लोकतंत्र की ताकत को समझाया था। लिहाजा नीतीश कुमार चाहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग इस बात को जानें और उनको समझें। अब जेपी के विचार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं आखिर उन्हीं का न है, वही तीनों लोगों का न है, उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए कभी भुलाया नहीं जाएगा। और हमारा यही मकसद रहता है कि नई पीढ़ी के लोग इन सब बातों को जानें। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली में पीएम मोदी ने भी लोकनायक को श्रद्धांजलि दी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इधर जेपी जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी सेनानियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार जेपी सेनानियों की पेंशन बढ़ाएगी। अब 6 महीने जेल में रहने वालों को 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं 6 महीने से ज्यादा जेल में रहने वाले जेपी सेनानियों का पेंशन बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। अब ये सोच लिया है, आज ही हम लोगों ने सोच लिया और निर्णय कर लिया है कि भाई इसको अब बढ़ाएंगे। चूंकि ये बताइए ना, ये तो 9 से ही सब कुछ है, 2009 से ही समय बीत गया है। तो अब जितने जेपी सेनानी हैं जो जेल में उस समय गए, 1 महीने से 6 महीने के बीच में, उनको 5,000, अब उसका 1.5 गुना करेंगे। अब उसको उनका 7,500 रुपया करेंगे। और जो 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे, उनको जो 10,000 है उसको बढ़ा करके अब 15,000 रुपया कर देंगे हम लोग। जेपी जयंती के मौके पर गांधी संग्रहालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने जेपी पर लिखी सुजाता प्रसाद की पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन का लोकार्पण किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने जेपी आंदोलन के दिनों को याद किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने जेपी के निवास स्थान चरका समिति का मेंटेनेंस राशि को बढ़ाने के साथ गांधी संग्रहालय को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाने की घोषणा की। जितना भी काम करने का, समझने का, छात्र जीवन में ही इन सब लोगों के बारे में जानने का मौका मिला, जो कुछ भी देखा, तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं वो सीधे सीधे गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, इनके विचारों को ही ध्यान में रख करके हम लोग सारा काम और यहाँ समाज के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। बगहा में जमीन के टुकड़े ने ग्रामीणों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। लाठी और डंडे के लिए हुए ग्रामीण एक दूसरे पर बरसते रहे और बगहा पुलिस तमाशा देखती रही। मेहंदी गांव का खुला मैदान जंग का मैदान बन गया है, जहां खाकीधारियों के सामने ही गुस्से से आग बबूला ग्रामीण एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। बड़ी बड़ी लाठियां चटका रहे हैं, लात और घूंसे बरसा रहे हैं, तो एक दूसरे से खींचतान कर रहे हैं। कुछ पुलिस वाले तो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले मैदान के किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, जबकि उनकी आंखों के सामने ग्रामीणों का हुजूम एक दूसरे की जान लेने पर उतारू नजर आ रहा है। पर आए हुए हैं तो एसपी सर का आदेश आए हुए हैं। बड़ा आदेश दिया। बड़ा बाबू आप बोले एसपी सर दिया है। तो बड़ा बाबू के क्या आदेश नहीं है। मेहंदी गांव में जमीन के टुकड़े का विवाद ऐसा गहरा गया है कि ग्रामीणों की ये भीड़ एक दूसरे पर वार किए जा रही है। लात और घूंसे बरसाए जा रहे हैं, डंडे से प्रहार पर प्रहार किया जा रहा है, लेकिन वहीं मौजूद ये पुलिस वाले इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
तभी वहां मौजूद एक ग्रामीण ने पूरे वाकये का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। रुकिए, आपके बस के कंट्रोल नहीं है जब तक। हाँ, आप लोग जो आम जनता को मार रहे हैं, गरीब आदमी को, आप किसके आदेश से आए हुए हैं? रुकिए, क्या कर रहा है जब आपका नाम क्या है? नहीं कुछ नहीं नाम नहीं मालूम है? ठीक है। मेहंदी गांव में चौतरवा थाने के जवानों के सामने उग्र भीड़ एक दूसरे पर बरसती रही, लाठियों से वार पर वार करती रही, लेकिन ये जवान लापरवाह बने रहे। आखिरकार घंटों बाद जब मारपीट करके ग्रामीण थक गए तो पुलिस ने खानापूर्ति की और विवादित जमीन पर धारा 144 लगा दिया गया। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। जमुई जेल से बाहर आए एक बनियान ने जेल में कुव्यवस्था की पोल खोल दी। जेल के कैदियों के हाथों लिखी चिट्ठी में प्रताड़ना का आरोप लग रहा है। अमानवीय व्यवहार की भी दास्तान उसमें लिखी है। सफेद बनियान नीली स्याही से रंग गई। जरा गौर कीजिए तो बनियान पर उकेरे एक एक शब्द जमुई जेल के कैदियों की आपबीती बताते दिखेंगे। बनियान पर लिखी कैदियों की दुख भरी चिट्ठी जेल से बाहर आए कुछ कैदियों ने ही जब मीडिया तक पहुंचाई तो एक बार फिर जमुई जेल के अंदर चल रहे प्रताड़ना, लापरवाही, मारपीट, संवेदनहीनता, कुव्यवस्था और अमानवीय व्यवहार की दास्तां खुलकर सामने आ गई। जरा गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिए इन शब्दों को। एक एक शब्द जमुई जेल के अंदर व्याप्त कुव्यवस्था का सच सामने ला रहे हैं। कहीं खाने पीने में कटौती की शिकायत है तो कहीं इलाज के नाम पर हो रही खानापूर्ति का जिक्र है, कहीं साफ सफाई में लापरवाही का जिक्र है तो कहीं जेल में मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। जेलर की संवेदनहीनता पर भी सवाल उठाए गए हैं। जमुई जेल में कैद कई कैदियों के परिजनों ने भी जेल में चल रहे खेल की शिकायत की है। और उसके बाद इलाज सही नहीं करा रहे थे, अभी मरने की स्थिति में है, हॉस्पिटल में डाल दिए हैं। सब पुलिस वाला के चक्कर घूमते घूमते परेशान हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। जमुई जेल में सजा के साथ साथ प्रताड़ना भुगत रहे कैदियों की जब आवाज अनसुनी रह गई तो उन्होंने बनियान में चिट्ठी लिखकर सच सामने लाने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला, जो अब मीडिया में सुर्खियों में तो है ही। इस अनोखी चिट्ठी ने जमुई जेल में चल रहे खेल की भी पोल खोल कर रख दी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। विज्ञान के युग में अंधविश्वास किस कदर लोगों पर हावी है, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर जिले के महंत मनियारी की, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन तांत्रिक के चक्कर में आकर लोग उसे जिंदा करने की कोशिश में लग गए। इसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी रही। हालांकि घंटों चले तमाशे के बाद ग्रामीणों ने परिजनों को समझाया, जिसके बाद दाह संस्कार के लिए वे तैयार हुए। वहीं सवाल करने पर परिजन और तांत्रिक भी अजब गजब दलील देते दिखे। बताया जा रहा है कि गांव के ही नवीन पंडित के बेटे मोनू पंडित की मौत रविवार की रात हुई थी। परिजन शव को लेकर श्मशान पहुंच गए और इसी बीच परिजनों को किसी ने बहका दिया कि इस मौत का कारण तंत्र मंत्र है, जिसके बाद परिजन शव को जलाना छोड़ झाड़ फूंक करवाने में जुट गए। पिता के नाम से बोला है कि परम पिता के नाम से अगर प्रार्थना करोगे दिल से मन से तो जीवित हो सकता है। किसने बोला आपको ये बात? परम पिता के सेवक बोला। कौन सेवक है? परम पिता के सेवक है। अरे कौन है परम पिता के सेवक? नाम तो हम भुला गए, नाम हमको याद नहीं। कहाँ पे है वो आदमी? नाम याद है। जीवित हो गया? ये जो अगर कोई डायन मारता है तो उसे जो है जीवित भी हो जाता है, लेकिन अगर कम समय मतलब कि अगर कम टाइम रहे तब, लेकिन ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसके वजह से जो है ये। आप भगत हैं और डायन पर अंधविश्वास करते हैं क्या? डायन पे तो सब लोगों ने विश्वास किया है और ऐसा है तभी तो ऐसा।
तो अंधविश्वास में जुटे लोगों से सवाल यह है कि लोग जानते हैं कि मौत अटल सत्य है, इसे टाला नहीं जा सकता। क्या नहीं ये सवाल जानते? मौत हो जाने के बाद जिंदा नहीं होते हैं, क्या ये लोग नहीं जानते? तांत्रिक भगवान नहीं, फिर उसके बहकावे में लोग क्यों आ रहे हैं? राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई तैयारियां की, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। बिहार में नए प्रयोग को जानने और समझने के लिए गुजरात के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय प्रसाद बिहार पहुंचे और पंचायत चुनाव में इस्तेमाल की गई तकनीक की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार पंचायत चुनाव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ वो उत्साह बढ़ाने वाला है और इसका इस्तेमाल गुजरात में भी किया जाएगा। वहीं बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन से लेकर काउंटिंग तक चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। प्रयोग है जिससे कि फर्जी मतदान जो अटका आया है और साथ में साथ जो गिनती के समय भी बहुत से प्रयोग किए गए हैं, जिससे गिनती जो भी है उसकी मतगणना जो है वो भी बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो इसमें जो है कि सीखने के लिए भी और उसका पूरा एक समन्वित डिजिटाइज्ड और कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रण भी रखा गया है। तो वो सब देखने के लिए हम लोग आए कि और फिर हम लोगों ने डिजिटाइजेशन 100% किया, सारे A to Z। मतलब अगर शुरुआत के दिन से अगर आप बताएं तो इलेक्ट्रल रोल की जब इलेक्ट्रल रोल हमारा बन रहा था वहाँ से लेकर के बूथ से लेकर के सारे वो डिजिटाइज हमारे थे और सारे पारदर्शी थे कि कोई भी देख सकते हैं अपने साइट्स पे जा कर के, चाहे अपना नाम ढूंढ सकते हैं वगैरह वगैरह। और आगे देखिए जोहार झारखंड।